हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। आज हम जो पढ़ेंगे वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। क्लास नंबर 8 में मैंने आपसे कहा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर आया था कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हमने देखा था कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो पहले डिक्रीज़ होती हैं श्रेणी के मध्य तक और उसके बाद में वो कांस्टेंट हो जाती हैं और फिर लास्ट में श्रेणी के अंत में वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। तो ऐसा क्यों था उसका रीज़न हम देखते हैं। फिर मैंने जो क्लास ख़त्म की थी वो कहा था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं और नंबर ऑफ़ शेल बढ़ने से क्या हो गया था, साइज़ बढ़नी चाहिए थी। तो मैंने आपसे कहा था कि जो थर्ड बी ग्रुप है उसमें तो ये ट्रेंड फॉलो होता है, लेकिन थर्ड बी के आगे हम जाए, फोर्थ बी या फोर्थ ग्रुप है उससे आगे, फोर्थ से लगा करके 12th तक हम ग्रुप देखते हैं, तो उसमें जब 3D सीरीज से 4D सीरीज में आए तो साइज़ बढ़ती है। लेकिन जब 4D से 5D में गए तो जो साइज़ होती है वो जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती, या कह सकते हैं कि जो अप्रोक्सीमेट साइज़ है 4D और 5D की जो साइज़ होती है अप्रोक्सीमेट क्या हो जाती है, वो सिमिलर होती है। उसका कारण आज हम देखेंगे इस क्लास में। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, उन ट्रांजिशन एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई जो होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की होती है। क्या मतलब हुआ कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा था कि इधर एस था, बीच में डी था और इधर हमारा पी ब्लॉक था, ठीक है ना। तो ये तो कौन सा था, एस ब्लॉक था और बीच में कौन सा लिया था, डी ब्लॉक, और इधर हम लेते हैं पी ब्लॉक। तो ये हो गया लेफ्ट पोर्शन हो गया इसका और ये हो गया राइट। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में बिल्कुल कौन सा एस ब्लॉक है और राइट में कौन सा है, पी ब्लॉक है। तो हमने एक कॉमन ट्रेंड पढ़ा, जनरल एक ट्रेंड पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इन जनरल अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर किया जाए कि साइज किसकी बड़ी होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक की साइज किससे बड़ी होगी, डी ब्लॉक एलिमेंट से होगी, और डी ब्लॉक एलिमेंट की साइज भी क्या होगी, पी ब्लॉक एलिमेंट से बड़ी होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से तो साइज में होंगे छोटे और पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होंगे, वो बड़े रहेंगे। क्लियर है चीज़ ये। तो एस ब्लॉक एलिमेंट से छोटी और पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। अगर हम पर्टिकुलर किसी संक्रमण श्रेणी या ट्रांजिशन सीरीज को देखा जाए तो श्रेणी के मध्य तक जो साइज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद में कुछ एलिमेंट में साइज क्या हो जाती है, वो स्थिर या कांस्टेंट हो जाती है, और जो सीरीज है उसके लास्ट में जाकर के वो साइज वापस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैंने ली है वो है 3D सीरीज ली है। कौन सी सीरीज ली है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिए गए हैं। तो 3D सीरीज में क्या होगा कि सीरीज के बीच तक तो क्या होगी, ये साइज होगी यहाँ आकर के डिक्रीज रहेगी। इसके बाद में जो साइज मिलती है वो क्या मिलती है, ऑलमोस्ट हमें सेम मिलती है, और सीरीज के जो लास्ट में है वो साइज क्या हो जाती है, वापस इंक्रीज हो जाती है। अब देखो ये साइज में ऐसा वेरिएशन इस ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों मिलता है, उसका रीजन देखते हैं। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम देखते हैं कि जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था n-1d 1 to 10 और क्या लिखा था ns1 to 2। तो ये जो शेल था ये n-1, इसको हमने कहा था पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट शेल या उपांत्य कोष कहा था, और ये हमारा क्या था, वैलेंस सेल था। अब हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन नए आने वाले इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ भरा था, n-1d में भरा था, जो कि इनर सेल है। और जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो परीक्षण प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये हम क्लास नंबर 8 में देख चुके थे कि परीक्षण प्रभाव कैसे उत्पन्न हुआ था। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनमें हम दो फैक्टर को डिस्कस करेंगे। एक फैक्टर होगा जेड इफेक्टिव और दूसरा था परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, या इसको हमने कहा था शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट का आता। तो जो जेड इफेक्टिव है हमने देखा था कि जो ये इफेक्ट क्या करता है, साइज को डिक्रीज करता था, ठीक है ना। ये एटॉमिक रेडियाई के व्युत्क्रमानुपात का रेसिप्रोकल था। और जो शील्डिंग इफेक्ट है या परीक्षण प्रभाव है ये क्या करता है, साइज को बढ़ाता है। तो ये एटॉमिक रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। कहने का मतलब है कि जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतनी बड़ी होगी, और जितना जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज या आयनिक साइज क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें हम आने वाला नया इलेक्ट्रॉन हर एक बार कहाँ ऐड कर रहे हैं, n-1 डी में। जो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था इसका, तो ये था आर्गन, और फिर लिखा था 3d1, फिर लिखा था 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस में डाला, 3d में डाला, और 3d कैसा हो गया, इनर सेल हो गया, पेनल्टीमेट सेल हो गया। अगर टाइटेनियम का हम लोगों ने लिखा तो हमने लिखा था 3d2 4s2। तो देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3d में गया, जो कि इनर सेल है। इसी तरह से अगर वेनेडियम को देखा जाए तो 3d3 और हमने लिखा 4s2। तो आने वाला हर एक बार नया इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इनर सेल में जा रहा है। और क्लास नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, कौन सा इफेक्ट जनरेट करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट या परीक्षण प्रभाव करेंगे। तो यहाँ परीक्षण प्रभाव और जेड इफेक्टिव दोनों को लेकर के हम क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी एटॉमिक या आयनिक रेडियाई को हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। इन दोनों में से जो इफेक्ट डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, वो इफेक्ट अपना शो करेगा। ये मैंने 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिए हैं। श्रेणी के मिड तक हम चलते हैं, स्कैंडियम से Mn तक जाते हैं। तो यहाँ डोमिनेंट कौन सा होता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है। किसके ऊपर, परीक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगी, साइज जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है जिसका काम क्या है, साइज को डिक्रीज करना। यहाँ हम क्या देखते हैं, श्रेणी के मिड तक जो शील्डिंग इफेक्ट कम था वो अब क्या होता है, जेड इफेक्टिव के ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, साइज को डिक्रीज करेगा। तो जितनी साइज को डिक्रीज कर रहा है उसको वापस परीक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, साइज को वापस बढ़ा देता है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ क्या करते हैं, ऑलमोस्ट कैंसिल कर जाते हैं। इस कारण से यहाँ जो साइज होती है, यहाँ जो वो साइज होती है ऑलमोस्ट क्या मिलती है, हमें सेम साइज मिलती है श्रेणी सीरीज के मिड तक। अब लास्ट में क्या हुआ, कॉपर से हम जिंक की तरफ जाते हैं तो यहाँ हो जाता है D10, और यहाँ भी क्या था D10, और यहाँ था अपना D5, फिर D3, D2 और D1। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि D में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, नंबर बढ़ रहा है। और फिर Mn के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो पेयरिंग स्टार्ट होने से इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने से जो परीक्षण प्रभाव है, परीक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट वो क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव पर डोमिनेंट हो जाता है। इस कारण से वापस साइज क्या हो जाती है, यहाँ थोड़ी सी साइज इंक्रीज होती है। तो कॉपर से साइज में बड़ा कौन सा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो ये रीजन हम देते हैं यहाँ पर, तो वेरिएशन मिला है साइज का कि 3D सीरीज में क्या हुआ, मिड में आकर के साइज ऑलमोस्ट क्या मिल गई, इक्वल मिल गई, फिर साइज वापस देखो थोड़ी सी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम दो इफेक्ट लेते हैं, एक तो जेड इफेक्टिव और दूसरा लेते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट है। ये लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होनी है, तो स्कैंडियम ये ऑर्डर मिलेगा, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों की साइज क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगी। फिर वापस साइज क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो हमने जो ऑर्डर देखा वो कहाँ देखा है, 3D सीरीज का। एक मतलब 3D सीरीज या हम कह सकते हैं 4D सीरीज और 5D सीरीज। उसमें जो अगर पीरियड में हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो ट्रेंड हमें यही मिलता है। अगर हम अब ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप में जाने पर क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगी। तो अगर मैं आपको थर्ड बी ग्रुप, कौन सा, थर्ड बी, या मैं थर्ड ग्रुप की बात करता हूं जो कहां से स्टार्ट हुआ, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम। ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट हुआ, 3D सीरीज का।
और ये हो गया 4D सीरीज़ का, और ये हो गया था हमने 5D सीरीज़ का। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर हम देखते हैं कि साइज़ क्या होती है, यहाँ इंक्रीज होती है। ये का ये ट्रेंड कहाँ फॉलो होना चाहिए था, अगर हम ग्रुप कौन सा ग्रुप देखते हैं, ग्रुप 4th B और इसके आगे वाले ग्रुप 4th B या मैं बोलता हूँ 4 ग्रुप। तो जो उसका एलिमेंट होता है वो होता है टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, और फिर होता है हैफनियम होता है, ठीक है ना। तो ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज का एलिमेंट हुआ। तो सेम ट्रेंड हमें यहाँ मिलना चाहिए था। मतलब क्या हुआ कि अप टू डाउन जाएंगे तो साइज हमें क्या मिलनी थी, इंक्रीज मिलनी थी, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। क्लास नंबर 8 में मैंने आपको इसी क्वेश्चन पर मेरी क्लास खत्म हुई थी। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि टाइटेनियम से जिरकोनियम की तरफ आए तो नंबर ऑफ शेल बढ़े। तो हमने वहाँ कहा था कि जो साइज है वो साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जब जिरकोनियम से हैफनियम की तरफ आते हैं तो यहाँ मैंने आपसे कहा था कि जो साइज है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जिरकोनियम और हैफनियम सबसे, अगर 4th B या 4th ग्रुप या इसके आगे वाले ग्रुप कहाँ पर, ग्रुप नंबर 12 तक बात की जाए, तो जो ऑर्डर मिलता है टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, और ये हुआ हैफनियम हुआ। तो ये तो कौन सा हुआ, 3D सीरीज़ का हुआ। ये कौन सी सीरीज़ का, 4D, और ये कौन सा हुआ, 5D सीरीज़ का। तो जिरकोनियम से हैफनियम की तरफ जाए तो साइज़ बढ़ी, ये क्या हो जाएगा, साइज़ का ऑर्डर हो जाएगा। और हैफनियम और जिरकोनियम की साइज़ क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट की साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल मिलती हैं, लेकिन 3D से बड़ा कौन सा हो जाएगा अपने पास, 4D हो जाएगा। तो ये जो साइज है ये कहाँ से, ग्रुप नंबर अगर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक आ जाए तो साइज हमें 4D और 5D की क्या मिलती है, ऑलमोस्ट सेम मिलती है। अब उसका रीजन क्या हुआ, रीजन देखते हैं। तो रीजन इसका वन वर्ड में खत्म हो जाता है और वो होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन। क्या हुआ कि हम अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो लेंथेनम एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 57, हैफनियम एटॉमिक नंबर क्या आया, 72। इन दोनों के बीच में यहाँ हमारे पास क्या थे, 14 लेंथेनाइड्स एलिमेंट थे। कौन से थे, 14 लेंथेनाइड्स थे, जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, 4f में जाता है, ठीक है ना। तो ये 4f सीरीज या इनको लेंथेनाइड्स भी कहेंगे। तो इन लेंथेनाइड से क्या हुआ, यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ। इसी कारण से जिरकोनियम से हैफनियम पर आए तो साइज अपने क्या हुई, बड़ी नहीं, ऑलमोस्ट क्या मिली, वो सेम मिली। दूसरा एक फैक्टर हम देखते हैं कि अगर जिरकोनियम से हैफनियम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक नंबर में अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40 होता है। तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर में कितना, 32 का डिफरेंस है। तो जिरकोनियम से हैफनियम तक आने पर जो न्यूक्लियस है उसमें एक साथ प्लस 32 का जो चार्ज है या आवेश है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इस कारण से भी क्या होगा कि जो साइज है वो क्या मिलती है, ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। ये जो है मैंने यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। पेनल्टी, ये हुआ वैलेंस सेल, पेनल्टी मिड सेल जो अंदर वाला, और ये है एंटी पेनल्टी मिड सेल जो उससे भी अंदर वाला हुआ, ठीक है ना, जो कि यहाँ कौन सा है, एफ। तो इनमें क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन हम कहाँ एंटर करेंगे, एफ में एंटर करेंगे। लेंथेनम जो था वो कहाँ था, डी ब्लॉक का एलिमेंट था, 3rd B ग्रुप का था। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें मिलता है 5D1 और फिर 6s2। इसके बाद में आता है सीरियम। जो लेंथेनाइड सीरीज जो है उसका जो पहला एलिमेंट है वो हो गया सीरियम हो गया। तो सीरियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, F, कौन सा, 4f में गया, फिर 5D1 और 6s2। तो नया इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, F में। सीरियम से हम आए प्रिजोडाइमियम में आए तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो नया इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, 4f में जाएगा। तो 4f में गया, नया इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 4f में गया, जो कि कैसा है, जो एंटी पेनल्टी मिड सेल है। कहने का मतलब हो गया कि जो अंदर वाला सेल है उससे भी अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है।
तो इस तरह से हम लेंथेनाइड सीरीज में जब हम कहाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सीरियम से लास्ट में इसका जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, लुटेशियम होता है और 71 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें लगातार क्या हुआ, अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, वो एफ में भरा जाएगा, ठीक है ना। और एफ का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है। ये मैंने आपको क्लास नंबर 8 में पहले ही बता दिया था। पुअर शिल्डिंग होने के कारण क्या हुआ था कि ये न्यूक्लियस था और यहाँ ये इसका एक बार वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लेते हैं और यहाँ हमने ये क्या ले लिया, एफ। और एफ सब शेल का जो शेप था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज था। और पुअर शिल्डिंग होने से क्या हुआ कि ये इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से प्रॉपरली सील्ड नहीं कर पाता है। इस कारण से इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होगा, लेंथेनाइड सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो साइज होती हैं कहाँ, सीरियम से लगा करके लुटेशियम तक, ठीक है ना, जो साइज होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज का कम होना ही क्या कहलाएगा, लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं यहां पर और इसके कारण को जो समझा है वो मैं आपको एक बार लिख करके यहां दे देता हूं। अब देखते हैं, देखो कि जो लेंथेनाइड सीरीज हुई, लेंथेनाइड सीरीज में क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर बढ़ने पर, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर सीरियम से लुटेशियम तक तो साइज में क्या होती है, वो कमी होती है। इसी को हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने का क्या रीजन हुआ, जब हमने देखा कि जब लेंथेनाइड्स या 4f सीरीज के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसमें जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ऐड होता है, n-2 सबशेल या कक्षक में, जिसको हम बोलते हैं अंत उपांत्य कोश या एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। इसमें जाने हर एक बार नया जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन n-2 ऐप में प्रवेश करता है। चूँकि हम जानते हैं कि जो ऐप सबशेल था उसका जो शिल्डिंग इफेक्ट था वो कैसा था, बहुत ही पुअर था। इस कारण से वो इस न्यूक्लियस को वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से प्रॉपरली सील नहीं कर पाता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा कि जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है जो कि एफ सबसेल के कारण इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन, चूंकि एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और जो एफ सबशेल है उसकी जो शिल्डिंग है उसका परीक्षण है वो कैसा है, वीक है। इस कारण से वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली न्यूक्लियस से सील नहीं करता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या होगा, इस न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा और बढ़ने से साइज क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होगी और यही क्या कहलाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है, लेंथेनाइड्स के बाद आने वाले एलिमेंट्स है, कौन से 5D सीरीज के एलिमेंट, उन पर अफेक्ट पड़ता है। और हमने इसका एक अफेक्ट देखा कि जिरकोनियम और हैप्नियम की जो साइज ऑलमोस्ट क्या मिलती हैं, सेम मिलती हैं और रीजन हम सीधा सा क्या देते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन। अब हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या या हम कहेंगे आयनिक रेडियई। तो आयनिक रेडियई क्या थी, जो आयन है उसके न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, उसकी आयन की रेडियई कहलाएगी। तो आयनिक रेडियई होगी, ठीक है ना। जो आयनिक रेडियई है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, टाइटेनियम +2 टाइटेनियम +3। फिर एग्जांपल लेता हूँ Mn+2 Mn+3 Mn+4 Mn+5 Mn+6 और चलते हैं Mn+7 तक। तो ये मैंने एक ही एलिमेंट के आयंस लिए, तो जैसे जैसे उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने से क्या होगा, उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होगी, साइज हमेशा डिक्रीज होगी। तो मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ, जेड इफेक्टिव होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। धनायन पर आवेश। देखो
कैटायन पर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या कहा था कि जो साइज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिलेशन आया था ना कि जो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होती हैं, आयनिक रेडियाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वो जेड इफेक्टिव होती है। तो देखो अगर मैं बोलता हूं कि चार्ज, अगर मैं बोलता हूं यहां कि चार्ज बढ़ा तो आप क्या बोलोगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज आप लोग क्या बोलोगे, डिक्रीज होती है। क्लियर है? इसी कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं यहां पर हम लोग। देखो चार्ज बढ़ा, ये गए चार्ज बढ़ा, तो मैं बोलता हूं जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो साइज क्या बोलूंगा, डिक्रीज। तो इसमें साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये साइज का ऑर्डर रहेगा। सिमिलरली इसमें भी अगर मुझे साइज कंसिडर करने के लिए कहा जाए, कंपेयर करने के लिए कहा जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि चार्ज बढ़ने पर, एक ही आयन के है, एक ही एलिमेंट के सारे आयन प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ने पर साइज हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है ना? तो ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा।